हेलो गाइस, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो करंट अफेयर आपके लिए होने वाला है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके लिए, उत्तरी भारत में मानसून के दौरान किस प्राकृतिक घटना की वजह से ज़बरदस्त बारिश का रिकॉर्ड जुलाई 2023 में टूट गया है। ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, कमेंट बॉक्स में आप जरूर करके बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विपक्षों के कारण, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी उत्तरी भारत में मानसून के दौरान किस प्राकृतिक घटना की वजह से ज़बरदस्त बारिश का रिकॉर्ड जुलाई 2023 में टूट गया है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो आपको समझाते हैं, ठीक है। भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार पश्चिमी विपक्षों और मानसून हवाओं के बीच परस्पर क्रियाओं के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत में तीव्र बारिश हुई है। यानी उत्तरी पश्चिमी भारत में अधिक वर्षा हुई है, ठीक है। इसकी वजह से दिल्ली सहित उत्तरी भारत के ज़्यादातर राज्यों में ज़बरदस्त बारिश हुई है, ठीक है। इसके बाद देखिए, दिल्ली में बारिश से 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। यानी दिल्ली में 41 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इसके बाद देखिए, दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान को पार कर गया है। यानी कि यमुना नदी दिल्ली में वहाँ का वाटर लेवल का जो खतरे का निशान था उसे भी पार किया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी भारी वर्षा का कहर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कई पुलें टूट चुकी है, ठीक है। उत्तरी भारत में अधिकतर वर्षा बताई गई है, ठीक है, मौसम विभाग के द्वारा। इसके बाद फिर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है। ये पश्चिमी जो विपक्ष होते हैं, ये पश्चिम की ओर से जो बारिश होती है, इसका मतलब क्या होता है। इसी तरह का जो उष्णकटिबंधीय तूफान है जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से शुरू होता है, ये भूमध्य सागर से ही शुरू होता है। ये उत्तरी उपमहाद्वीप में उत्तरी क्षेत्रों में आंधी और तूफान की वजह बनता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये वायुमंडल की ऊपरी सतह में मेडिटेरेनियन से अटलांटिक महासागर और कैस्पियन सागर से नमी लगकर अचानक वर्षा बर्फ के रूप से उत्तरी भारत, पाकिस्तान और नेपाल में वर्षा देता है, जिसमें उठने वाले तूफान जेट स्ट्रॉम के चलते वायुयान में साइक्लोजोनेसिस के अनुकूल परिस्थितियों में अनुकूल उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। ये एक एक्स डिस्प्लेसन्स की गठन में मदद करता है, ठीक है। यानी इसका कारण भी आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, फिर ये धीरे धीरे चक्रवात ईरान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान के मध्य पूर्व से भारत उपमहाद्वीपों में प्रवेश करता है, ठीक है। दरअसल वेस्ट ट्रेंस डिस्पेस्ट एक गैर मानसूनिक वर्षा का रूप होता है। ये पछुआ पवनों से संचालित होता है। क्योंकि ये पश्चिम में आता है इसलिए इसे पश्चिमी कहा जाता है। इसका ज़्यादातर प्रभाव हमारे सर्दियों में होता है, यानी सर्दियों में अधिकतर होता है। इसे जनवरी फरवरी के मौसम में, हालांकि जुलाई 2023 में इसने मौसम के साथ मिलकर बारिश का कहर बरसाया दिया, ठीक है। मौसम विभाग ने IMD की रिपोर्ट में एस्टीमेट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में भारी वर्षा, बाढ़, भूस्खलन दूसरा सबसे बड़े मौत का कारण बताया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ होता है। IMD का जो मौसम विभाग है, इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, डॉक्टर मर्त्युंजय महापात्रा। यानी IMD जो मौसम विभाग है, इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका डायरेक्टर जनरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो बारिश हुई है वो उत्तरी भारत में हुई है, ये आपको ध्यान रखना। उत्तरी भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं ये आपको मैंने पहले ऑलरेडी बता दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, दूसरी बार ग्रीस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आपको बताते हैं, इसकी राजधानी क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं, और यहाँ पर मुद्रा कौन चलती है, इसके पड़ोसी देश कौन से, ये आपको सभी को देखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता, यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से रिलेटेड है ये प्रधानमंत्री जो बने हैं अभी, इन्हें चुनाव के शानदार की जीत के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए ग्रीस के दूसरी बार ये प्रधानमंत्री चुने गए। 26 जून 2023 को शपथ ली, ये भी आपको ध्यान रखना। इससे पहले ये 2019 में प्रधानमंत्री बने थे, यानी 2019 में भी ये बने थे, अब 2023 में भी यही बने, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 बार जीत चुके हैं और कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इससे पहले ये 2019 में बने थे। भारत की तरह ही ग्रीस में प्रधानमंत्री के पास मुख्य अधिकार होता है, यानी भारत में जो
शासन होता है, जैसे प्रधानमंत्री के पास पूरा पावर होता है, उसी प्रकार वहाँ पे भी प्रधानमंत्री के पास ही होता है। ठीक है, वह राष्ट्रपति का रोल भारतीय राष्ट्रपति की तरह ही निभाता है, यानी वहाँ पे राष्ट्रपति का जो रोल होता है वो भारत में जैसे राष्ट्रपति निभाता है वैसे ही निभाता है। और पूरी तरह से राष्ट्रपति जो देश है वो कौन सा है, अमेरिका। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे कई और देश है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विभाग निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जस्टिस AP साई। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देखिए, पटना और मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस AP शाह को 4 साल के लिए ये नया जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, यानी 4 साल के लिए नई जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ठीक है, NCDRC से कहा जाता है, यानी शॉर्ट फॉर्म है ये एक आर्थिक न्यायिक आयोग है जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक्ट 1986 के तहत 1988 में स्थापित किया गया था। यानी कब किया गया था, 1986 एक्ट के तहत किया गया था और 1988 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्ट या रिटायर्ड चीफ जस्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन कार्रवाई का अध्यक्ष जुलाई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है, जिसे NGT कहा जाता है। ठीक है, NGT भी से कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जस्टिस शिव कुमार सिंह, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी NGT का जो नया अध्यक्ष चुना गया है जुलाई में 2023 में, वो हो जाएगा जस्टिस शिव कुमार सिंह। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं आपको, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जस्टिस शिव कुमार को NGT का कार्यवाही अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनकी नियुक्ति पूर्व अध्यक्ष से जस्टिस आदर्श कुमार गोयल AK गोयल की जगह लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी रह चुके हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी GNT होता है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। यह NGT अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक विशेष न्यायिक निकाय होती है जिसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। ठीक है, ये एक विशेष अदालत होती है जो पर्यावरणीय विवादों को संभालते हैं और पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण से संबंधी मामलों के प्रभाव शीघ्र निपटाने का प्रदान भी करते हैं। ठीक है, ये भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 में प्रमाणित लेते हैं, जो कि भारत के नागरिकों को एक स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करने का आश्वासन देता है। इनके फैसलों को 90 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय हो जाएगा नई दिल्ली में। और NGT का उद्देश्य क्या होता है कि NGT पर्यावरण रिलेटेड होता है, जिसमें पर्यावरण, वन, अन्य प्राकृतिक संसाधन, सुरक्षा और संरक्षण से संबंधी मामलों का प्रभाव और शीघ्र निपटाते हैं। ठीक है, यानी पर्यावरण से रिलेटेड ये होता है। ठीक है, इसमें व्यक्ति और संपत्ति के पर्यावरण संबंधी किसी भी नुकसान की राहत होती है तो उसमें मुआवजा दिया जाता है। यदि व्यक्ति या किसी संपत्ति को पर्यावरण की संबंधी किसी भी नुकसान से हो जाता है तो उसमें मुआवजा भी दिया जाता है, जी जो कौन से विभाग से द्वारा मिलता है, NGT की। ठीक, इसमें देखिए विभिन्न पर्यावरण विवादों को संभालना जिसमें बहु विषय मुद्दे सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए फिर 5 क्वेश्चन देखिए आपका 5 क्वेश्चन देखिए, UN महासचिव के निमंत्रण पर भारतीय ग्लोबल क्राइसिस रिसर्च ग्रुप के चेयरमैन ग्रुप में सम्मिलित हुए हैं। ये ग्रुप किस मुद्दे पर काम करेगा, यानी कौन से मुद्दे पर काम करेगा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है GCRG। ठीक है, जिसे कहा जाता है GCRG। ठीक है, तो इसका कुछ मुद्दे पर काम करता है तो ये हो जाता है डी ऑप्शन, यानी खाद्य सुरक्षा पर करता है, ऊर्जा संगठन, वित्तीय संकट, ऊर्जा संकट या खाद्य सुरक्षा या फिर उपयोग सभी, यानी राइट इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में फिर आगे देखिए, संजय वर्मा ने बताया है कि GCRG का शेरपा विदेशी मंत्रालय के सचिव पश्चिमी संजय वर्मा चैंपियंस ग्रुप से सम्मिलित होने की प्रक्रिया के लिए ये शेरपा बनाया गया है। इसमें विशेष संगठन प्रतिक्रिया समूह होते हैं, जिसमें GCRG की स्थापना संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव ने मार्च 2022 में की थी। ठीक है,
ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी 2022 में हुई थी। इसका उद्देश्य एक 32 सदस्यीय ग्रुप होता है जो फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, फाइनेंस चुनौतियों के आगे निकालना चल रहे संकट के लिए हाई लेवल राजनीतिक नेतृत्व सुनिश्चित करता है। इसकी देखरेख चैंपियंस ग्रुप के द्वारा की जाती है। इसमें बांग्लादेश होता है, बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, यानी इसे प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में आप इतना ही बहुत है। आगे देखते हैं 6 क्वेश्चन। चीन ने किन 2 धातु मेटल के निर्यात पर सख्त कर दिया गया है जिसमें पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर निर्माण के लेकर चिंता जताई जा रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में देखिए आगे। ये 2 मेटल सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए उपयोग होने वाले मुख्य हिस्सा है। इनके बिना कंप्यूटर, मोबाइल, कार, डिफेंस सिस्टम, अन्य उपकरणों की चिप नहीं बनाई जा सकती। दुनिया में 80% गैलियम और 60% जर्मेनियम का उत्पादन चीन करता है, जिसकी वजह से भारत सतह दुनिया के ज़्यादातर देश चिंता में बढ़ गए हैं। अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार का नतीजा ये सकता है कि अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार का नतीजा है कि चीन में इन दोनों धातुओं की निर्यात पर सख्त की जाए। चीन ने यह कदम उस वक्त लिया है जब अमेरिका एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर चीन को पकड़ को नियंत्रण करने की कोशिश की है। चीन के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि 1 अगस्त 2023 से गैलियम जर्मेनियम लाने के लिए स्पेशल लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इस धातु को अंतिम उपभोक्ताओं को पहचान करानी होगी। ये बताना होगा कि इन धातुओं का उपयोग कैसे किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार बढ़ गया है। क्या ज़रूरी है? गैलियम इनका किसी काम करता है, इस्तेमाल कैसे होता है, ये भी आपको बताते हैं। गैलियम एक नरम चांदी की तरह का धातु होता है। ये कम पिघलता है। इसमें कंप्यूटर, मोबाइल, कार, डिफेंस सिस्टम, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, एम्पलीफायर, एलईडी लाइटिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। जर्मनी का क्या होता है? ये थर्मल इंजीनियरिंग, इमेजिंग कैमरा या नाइट विजन में भी इसका यूज किया जाता है। इसका उपयोग कई जगह किया जाता है। इसके बाद देखिए ऑप्टिकल फाइबर में जर्मनी का उपयोग डोपेट के रूप में किया जाता है। चीन ने 2022 में 94 मीट्रिक टन गैलियम का निर्यात भी किया गया था। भारत में क्या असर पड़ेगा? चीन ऐसे वक्त में इन दोनों चीज़ों पर सख्त कर रहा है जब भारत सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी। देश में विदेशों की कंपनी ने 80,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट भी घोषणा की थी। प्रथम सोर्स नहीं होने के कारण भारत दोनों धातुओं के आयात पर निर्भर है। भारत और अमेरिका के बीच जून 2023 को सेमीकंडक्टर उत्पादनों को लेकर हैम डील की गई थी। अमेरिका की चीफ कंपनी माइक्रो टेक्नोलॉजी अगस्त गुजरात को प्लांट लगाने जा रही है। भारत में 2030 तक सेमीकंडक्टर की खपत 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की संभावना है। देश की तस्करी में 33 धातुओं की लिस्ट केंद्र सरकार ने बनाई थी। इसमें 17 धातु दुर्बलीय कैटेगरी में डाले गए, इसमें गैलियम और जर्मेनियम भी है। इन सामानों की किल्लत में इन्हें रॉ मिलिट्री के किल्लत हो सकते हैं, इन्हें सीधा प्रभाव पड़ सकता है। सेमीकंडक्टर निर्माण में कौन से देश आते हैं? ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका और चीन। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पुरुष फुटबॉलर ऑफ द 2022-23 का अवार्ड विजेता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी आपको ध्यान रखना है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 अवार्ड विजेता कौन है? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये मेड फील्डर फुटबॉलर जो 4 जुलाई 2023 को पुरस्कार दिया गया था, वह मिजोरम के निवासी है। आपको एक बात ध्यान से रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है फुल डिटेल के साथ करवाया जा रहा है कि उस क्वेश्चन से आपसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतना आपको करवाया जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए जे लाल पेखालुआ 2016 के बाद इन्हें दूसरा खिलाड़ी बना गया है। ठीक है, फिर देखिए फीफा में वेम्यूज प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार किसने जीता है? तो हो जाएगा मनीष कल्याण। ठीक है, यानी सी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके बारे में आपको दिखाते हैं। बाला देवी 3, वेम देवी 2 के बाद मनीष कश्यप 2 से अधिक बार व्यक्तिगत पुरस्कार जीतने वाले तीसरे भारतीय महिला फुटबॉलर बन चुके हैं। यानी इससे पहले भी ये 2 बार इन्होंने ले लिया, 3 बार इन्होंने लिया। ठीक है, इसके बाद मनीष कश्यप 2 से अधिक बार ले चुके हैं। मनीष कल्याण ने 2020-21 में सीजन फीफा महिला के इमेजिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है।
आईफा अवार्ड इसमें मैस इमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 में आकाश मिश्रा ने, और 2022-23 में शिलिज शाजा, और पुरुष कोच ऑफ द ईयर 2022-23 में किलफोर्ड मेराडा, और महिला कोच ऑफ द ईयर 2022-23 में प्रिया ने जीता था। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास रिपोर्ट, इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी विभाग हर साल में दिवस मनाते हैं। ये दिन वैज्ञानिक डॉक्टर के एच.एल. कुहिन और डॉक्टर एच.एल. चौधरी की याद में मनाया जाता है, जिन्हें 10 जुलाई 1957 को भारतीय प्रमुख क्रॉप प्रजनन तकनीक का आविष्कार किया गया था। फिर देखिए 10 क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस अमेरिका कंपनी के साथ लड़ाकू जेट विमान के लिए इंजन बनाने का समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, GE एयर स्पेस, जनरल इलेक्ट्रिक लिखा होता है इसका मतलब। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें क्या है, अमेरिका ने कंपनी GE एयरोस्पेस जून 2023 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट विमानों के लिए इंजन बनाने की समझौता में हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान हुआ था। इस समझौते के बाद में GE एरो स्पेस और HLL एक साथ मिलकर भारतीय वायुसेना के लिए जेट इंजन बनाएंगे। ठीक है, दरअसल रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस ने ये दुनिया के वे देश है जिनमें 5 लड़ाकू विमानों में खास तरह के इंजनों को बनाने की हासिल है। ठीक है, महारत हासिल है। कौन सा इंजन भारत में बनेगा? तो भारत में बनेगा GE F414 इंजन का निर्माण होगा। ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन होगा, जो अमेरिका में इसका 30 साल में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका डिटेल आप देखिए आगे। GE F414 इंजन इस्तेमाल में खास है क्योंकि इसमें फुल ऑथोरेटेड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं। साथ ही ये रियलिस्टिक एयर क्रैश सिस्टम भी लगे होते हैं। ये इंजन को काफ़ी पावरफुल बनाते हैं, दूसरे इंजनों के मुकाबले अधिक चलते हैं। ये इंजन भारत के हल्के लड़ाकू विमान से तेज लगाए जाते हैं। ठीक है, ये भारतीय लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर से निर्मित कंपनी है। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1940 में हिंदुस्तान एयरकॉप्टर के नाम से जुड़ी हुई थी। बाद में 1964 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पड़ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन है, पुस्तक कॉल्स ऑफ डिवोशन की लेखक कौन थे? तो अनिता भट्ट शाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके 10-11 क्वेश्चन करवाए जिनकी डिटेल के साथ आपको करवा दिया गया है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना। इस प्रकार डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। ठीक है, आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।